हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। हम सी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ पर वीडियोस बना रहे थे। तो अभी तक हमने इसके पहले 8 वीडियो बना लिया है और आज ये 9th नंबर वाला वीडियो है। तो इसके पहले हमने 3 क्वेश्चन पेपर का एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है और उसके CDP के सारे क्वेश्चंस को किए हैं। तो इस तरीके से हम CDP के सारे क्वेश्चंस करेंगे और हमारा टारगेट है 92 वीडियोस जो कि CDP में सिर्फ बनने वाले हैं। और अगर मुझे इस पे रिस्पांस अच्छा मिलता है तो मैं हिंदी, EVS, मैथ्स सब पे वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन पहला मेरा टारगेट रहेगा कि हम CDP के मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर ले जो कि CTET 2021 में आए हुए हैं। अगर आप देखें कि मैंने पेपर काउंट किया तो 23 पेपर 1 के हुए थे और उसमें आप CDP के 30 क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद 23 पेपर ही हुआ था पेपर 2 का, उसमें भी CDP के 30 क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं इतने क्वेश्चंस आपको पेपर 1 में देखने के लिए मिलेंगे और सेम ही क्वेश्चन आपको पेपर 2 में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ओवरऑल कितना क्वेश्चन हो गया? 690। अगर आपको इतने क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं तो आपको 1380 क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। सिर्फ CDP के आपको 1380 क्वेश्चन मिल रहे हैं करने के लिए। तो आपको इतने क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से कुछ भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इसके बाद हम CTET का जो 2021 में जनवरी में पेपर हुआ था उसके पेपर को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक, तो इतने ही क्वेश्चन आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे क्योंकि हिंदी का लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को लेकर एक पेपर में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं CDP के, मतलब पेडागोजी के, और वही पेपर 2 में भी आ रहे हैं। तो इतने क्वेश्चन तो आपको सिर्फ नए क्वेश्चन, एकदम नए क्वेश्चन जो कि अभी हाल ही के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो इतने ही क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेंगे, इतने ही आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे। और EVS में अगर देखा जाए तो आपको पेडागोजी के इसके आधे क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन उतना भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि 15 क्वेश्चन ही करके आने हैं वहाँ पे। मैथ्स के भी आपको 5 से 690 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर 1 के, उतने ही पेपर 2 के। मतलब आपको कितने सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। अगर आप इतने अच्छे से करके जाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेटर आपकी प्रैक्टिस कहीं और हो नहीं सकती। तो 92 वीडियोज़ का भी मेरा टारगेट है। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं एक दिन में 2 वीडियोस भी डालूंगी, ऐसा मेरा टारगेट है। लेकिन अगर रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम्स रहते हैं, मुझे भी पढ़ना रहता है, फिर भी मैं वीडियोस बना रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझे रिस्पांस अच्छे मिलते हैं तो ज़रूर मैं हर एक पेडागोजी पे काम करूँगी और स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि ये नए क्वेश्चंस हैं और इन्हें करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैं इसमें कोई पेपर छोड़ नहीं रही हूँ। जैसे कि आपने देखा कि 1 जनवरी का मैंने पेपर कराया, फिर अब 3 जनवरी कहाँ से आ गया, क्योंकि 2 जनवरी को पेपर हुआ ही नहीं था। तो जिस दिन पेपर नहीं हुआ है मैं उसी दिन का पेपर नहीं करवाऊँगी। नहीं तो जितने भी पेपर हुए हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं सारे क्वेश्चन पेपर आपको कराऊँगी, कहीं से नहीं छोड़ूँगी, एकदम सिस्टमेटिक वे में। कि अगर मैं CDP के क्वेश्चन करा रही हूँ तो 23 क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन मैं आपको CDP के कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन पेपर आपका छूट जाएगा। और सारा मैंने प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक तरीके से डाल दिया है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। 8 पार्ट में हमने वीडियोस बनाई है, आज ये 9वां पार्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेपर 1 है और ये 3 जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक, तो इसमें 150 क्वेश्चन है। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, आपको पता ही है। और पेपर 1 तो आपको दिख ही रहा है। अब CDP वाले पोर्शन पे हम आगे बढ़ते हैं। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये CDP वाला पोर्शन आज हम कर रहे हैं। मतलब हम यूजुअली वही करते ही आ रहे हैं पहले। तो इतने पहले से हमने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दी है कि एग्ज़ाम तक तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो।
अगर हम देखें कि समकालीन विचारधारा के अनुसार बाल विकास की क्या प्रक्रिया है, सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चों के लिए एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। तो सभी बच्चे एक समान है, ये तो कोई नहीं मानता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। और अगला है कि बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ये बात हो सकती है कि मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि हर बच्चे को अलग अलग परिवेश मिलता है, उनका जीन अलग होता है, हर चीज़ मतलब हर बच्चे में अलग अलग होती है, तो वो एक समान तो हो ही नहीं सकते। तो ये बात जो है वो ठीक लग सकती है। और अगला ऑप्शन देखते हैं कि प्रक्रिया का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास के सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। विकास सभी के लिए सेम या एक दिशात्मक नहीं होता है, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो आप ऑप्शन ही देख के काट सकते हैं कि सिर्फ आ गया, सिर्फ आनुवंशिकता ही नहीं, वातावरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप देखें कि बहुआयामी जो विकास होता है वो बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। हर बच्चे के जीन अलग होते हैं, हर बच्चे का वातावरण अलग होता है, उनका स्कूल अलग होता है, मतलब उनको मल्टीपल टाइप की चीज़ें जो है वो उनके लाइफ में होती हैं। तो ये बहुत बहुआयामी है, सिर्फ एक दिशा में हो ऐसा भी नहीं है, एक समान बच्चे हैं ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जाएगा। और इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ के आंसर नहीं करना था, आपको अपने कॉमन सेंस से इसका आंसर करना था। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? यूनिफॉर्म तो है नहीं कि एक समान ही हो जाए, बच्चे जो है वो यूनिफॉर्म हो जाए, तो ऐसा है नहीं। एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान होता है। और उसके बाद मल्टी डायरेक्शनल, हाँ जो ये हमारा क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट है वो क्या है, वो मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है। और ये हर एक कौन से कॉन्टेक्स्ट में जो है वो वैरी करती है, मतलब ये बदलती रहती है। हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से है, वो अलग वातावरण से आया हुआ है, अलग परिवेश में है, अलग जिन है, हर अलग सोच है, अलग विचार है। तो ये मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायरेक्शनल है। एक विकास की डेवलपमेंट का मैंने पढ़ाया था, वीडियोस बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया भी था कि जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है, ना कि यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, वो एक डायरेक्शन में सिर्फ चले, तो ये नहीं होता, बल्कि वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। और हेरिडिटी मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आनुवंशिकता से प्रभावित हो, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, विकास का सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के शिरों की ओर बढ़ता है। तो एक बार आप इसकी इंग्लिश वर्जन को देखेंगे क्वेश्चन को। मोटर स्किल स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द बॉडी से जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और जो है वो पेरीफेरी तक जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, डायरेक्ट है। ये क्या है, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है, स्पाइरल है नहीं। स्पाइरल कुछ इस तरीके से होता है, स्पाइरल जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये स्पाइरल की बात नहीं कर रहा और स्पेसिफिक भी नहीं है, स्पेसिफिक भी नहीं है ये। और उसके बाद जो है वो प्रॉक्सिमो डिस्टल है। ये क्या है, ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है। सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है, सेफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है, हेड से टो की तरफ, हेड से टो की तरफ होता है, मतलब कि सिर से पैर की तरफ होता है। इसमें डेवलपमेंट कहाँ से होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। और उसके बाद प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, वो सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है, केंद्र से छोर की तरफ होता है, मतलब केंद्र से और छोर की तरफ डेवलपमेंट इसमें होता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है। इसके पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था सेफेलोकॉर्डल में सिर से पाँव की तरफ पूछा गया था, इस वाले वीडियो में पूछा गया प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो क्वेश्चंस वही आ रहे हैं घुमा फिरा के, बस आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चंस घुमा फिरा के सब में वही आ रहे हैं। हाँ, दो चार क्वेश्चन जो है वो नए बन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो शैशवावस्था में होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, मध्य बाल्यावस्था में होता है, या किशोरावस्था में होता है? तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे जो है वो कल्पनाशीलता के रूप में भाग लेते हैं?
तो कौन सी अवस्था है ऐसी? विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से, निष्क्रिय रूप से नहीं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो क्या है ये? प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से याद रख लेंगे, क्योंकि इसको आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना है, क्योंकि शैशवावस्था नहीं है। क्योंकि कल्पना बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था में बहुत करते हैं और खेल में भाग लेते हैं, वो भी एक्टिव होकर, तो वो प्रारंभिक बाल्यावस्था ही होगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था ही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली इंगेज इन मेक बिलीव प्ले? मतलब एक्टिव रूप से इंगेज होते हैं कल्पनाशीलता वाले गेम में, तो वो क्या होता है? वो अर्ली चाइल्डहुड होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। जिस क्वेश्चन के आपको आंसर एकदम यूनिक क्वेश्चन लग रहे हो, आप उनके क्वेश्चन को लिख के भी रख सकते हैं, मतलब एक लाइन में पॉइंटर बना के लिख सकते हैं। और अगला क्या है? अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी और द्वितीयक एकदम अच्छे से करके जाना है। प्राइमरी में आपका परिवार आता है और द्वितीयक में आपके परिवार के अलावा जितने भी आते हैं वो द्वितीयक में आते हैं। तो यहाँ पे इस सिर्फ इतना जानने से आपके एक क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं सीटेट में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो आप अच्छे से इसको जान के रखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक मतलब कि सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है? तो परिवार तो प्राइमरी में आता है, तो परिवार होगा नहीं। मीडिया, धार्मिक संस्थान, विद्यालय, ये सारे जो है वो किस में आते हैं? सेकेंडरी में आते हैं। लेकिन परिवार किस में आता है? तो प्राइमरी मतलब प्राथमिक में आता है। तो एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फोर्थ ऑप्शन, अरे पहला वाला ऑप्शन अगर आप हर जगह दिखाया गया है, ये क्वेश्चन तो गलत हो गया फिर तो। द्वितीयक संस्थाओं में परिवार नहीं आता, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया फिर तो। हाँ एक ऑप्शन है, सॉरी एक ऑप्शन है, ये है। हाँ 2, 3 और 4 परिवार नहीं आता, प्राइमरी में आता है। तो प्राथमिक संस्था अगर पूछेगा तो परिवार होगा, लेकिन अगर द्वितीयक संस्था की बात की जा रही है तो उसमें परिवार को छोड़ के सब आते हैं। तो यहाँ पे यही थर्ड वाला ऑप्शन होगा, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन होगा, इसमें परिवार नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, तो फैमिली हो गया, मीडिया हो गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गए, और इसमें जो है वो स्कूल हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पहला वाला ऑप्शन अगर आप काट दें जहाँ जहाँ पे है, तो आपको आंसर वैसे भी मिल जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। और हिंदी वाले वर्जन में आप देखेंगे कि आंसर दिया ही नहीं है, आंसर सारे ही गलत हैं इसमें। हिंदी वाले में कहीं पर भी हर जगह एक दे दिया है, तो इसमें एक भी आंसर सही नहीं है। लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है कि जो प्राथमिक संस्था होती है उसमें परिवार आता है, और जो द्वितीयक संस्था होती है उसमें परिवार को छोड़कर सारे आते हैं। आपको बस यही 2 बातें याद रखनी है, इस पे तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। कभी कभी परिवार अकेले ऑप्शन में नहीं रहता है, अब परिवार के साथ जो है वो पास पड़ोस भी होता है। तो आपको ये पास पड़ोस जो है वो वैरी होता रहता है कि अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो आप परिवार के साथ पास पड़ोस पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप सिर्फ और सिर्फ परिवार को ही प्राथमिक संस्था मानेंगे। और अगला क्वेश्चन देखें अगर, तो रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती हैं, रुचि को 3 पेंसिल जो है वो दिखाई जाती हैं। वह देखती है कि पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विशेषता को दिखाती है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जा रही है और वह देखती है कि क पेंसिल ख से बड़ी है और ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क जो है वो ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को बताती है? तो ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे कि मान लो ए बी से हम लेते हैं, ए है, बी है और सी है। तो ये कह रहा है कि ए जो है वो बी से बड़ी है और बी जो है वो सी से बड़ी है। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या निकला कि ए जो है वो भी सी से बड़ी है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये जीन पियाजे के इसको क्या बोलते हैं? पहली बात तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग या किसी के भी अकॉर्डिंग इसको बोलते क्या है? तो इसको क्रमबद्धता तो बिल्कुल नहीं बोलते, संरक्षण कंजर्वेशन भी नहीं बोलते, परिकल्पना पर आधारित निगमनात्मक तर्क भी नहीं बोलते, इसको सकर्मक अनुमान का मतलब है कि ट्रांजिटिविटी बोलते हैं इसको, ठीक है।
तो इसमें सकर्मक अनुमान में क्या होता है कि अगर मैंने ए को बी के ऊपर प्रेफरेंस दी है और बी को सी के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए जो है वो सी से ही ज़्यादा बड़ा होगा। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए जो है वो सी से बड़ा होगा। इसको बोलते क्या है, इसको आप याद रख लीजिए, इसको सकर्मक अनुमान हिंदी में बोलते हैं, और इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एक तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रांजिटिव थॉट बोलते हैं। ठीक, ट्रांजिटिव थॉट का मतलब ट्रांजिटिव थॉट का मतलब यही होता है कि अगर जो मैंने आपको बताया कि ए जो है वो अगर बी से बड़ा है, बी अगर सी से बड़ा है, तो ए जो है वो सी से बड़ा होगा। यही ट्रांजिटिविटी होती है, मतलब ट्रांजिटिव थॉट होता है। बहुत जगह इसका यूज़ होता है, हर जैसे कि मेरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो वहाँ पे ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो वो लड़की कर रही है वो क्या है, वो ट्रांजिटिव थॉट है। अगर रूही एक लड़की है, देखिए यहाँ पे, वहाँ पे रुचि नाम लिखा गया है, यहाँ पे रूही नाम लिखा गया है। तो एक लड़की है, वो कह रही है कि ए पेंसिल बी से बड़ी है, बी पेंसिल सी से बड़ी है, तो ओवरऑल जो है वो ए पेंसिल सी से बड़ी है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये कौन से थॉट को दिखा रहा है, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव थॉट को दिखा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, वो बिल्कुल सही होगा। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिटिव थॉट मतलब कि सकर्मक अनुमान को दिखा रहा है। सीरिएशन तो है नहीं कि एक सीरियल की बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन भी नहीं है, और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी नहीं है जी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे क्वेश्चन में था, मतलब ये पहली बार ही देखने को, मुझे लग रहा है कि पहली बार ही देखने को मिला है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्नलिखित में से क्या कर पाने के योग्य होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बालक जो है वो क्या कर पाने के योग्य होते हैं। प्रतिवर्तन परिकल्पना आधारित तो ये होगा नहीं, ये तो सबसे लास्ट वाले स्टेज में आता है। अमूर्त चिंतन भी नहीं होंगे। प्रतिज्ञाप्ति का मतलब नहीं पता, एक बार इसके इंग्लिश वर्जन को देखते हैं। प्रपोजिशनल रीजनिंग एंड रिवर्सिबिलिटी, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ए ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे ए ऑप्शन होना चाहिए। रिवर्स करके चीज़ों को देख सकते हैं कॉन्क्रीट में। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंज कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लॉरेंज कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास में शामिल नहीं है। पारंपरिक चरण हो गया, अपारंपरिक चरण हो गया, उत्तर पारंपरिक हो गया और पूर्व पारंपरिक हो गया। तो अपारंपरिक कोई चरण नहीं है। कन्वेंशनल है, पोस्ट कन्वेंशनल भी है और प्री कन्वेंशनल भी है, लेकिन अपारंपरिक जैसा कुछ भी वर्ड नहीं है कोहलबर्ग के सिद्धांत में। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज नॉट प्रपोज्ड बाय लॉरेंज कोहलबर्ग इन हिज थियोरी ऑफ मोरल रीजनिंग में कौन सा नहीं है। तो कन्वेंशनल स्टेज है उनके में, पोस्ट कन्वेंशनल भी है और प्री कन्वेंशनल भी है, लेकिन कन्वेंशनल स्टेज जो है वो लॉरेंज कोहलबर्ग के थियोरी में नहीं आती है। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर, तो एक अध्यापिका अपनी कक्षा में लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, तो उसे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए। तो अपनी कक्षा में लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, तो यह निम्नलिखित में से उसे किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, या फिर विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, आवश्यकता के अनुसार पाठ मतलब कि स्कैफोल्डिंग प्रदान करना। तो आप देख सकते हैं कि मानकीकृत परीक्षणों का इस्तेमाल करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण का इस्तेमाल करना, उसके बाद जो है वो आवश्यकता के अनुसार पाठ प्रदान करना, विद्यार्थियों के लिए अधिगम के प्रयासों का गहन अवलोकन करना, और सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अलवी कल्पना करना। ये तो ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किससे बचना है, बचना किससे है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि बचना किससे है। क्वेश्चन छूट गया क्या पीछे का। तो यहाँ पे हमें बचना किससे है,
तो हमें सी से बचना है कि अधिगम के अवलोकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। यही तो डायरेक्ट ही दिख रहा है आपको कि सामाजिक संदर्भ आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। अब बच्चों का अवलोकन करेंगे कि बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव ही पॉइंट है। और आवश्यकता के अनुसार बच्चों को स्कैफोल्डिंग देना, ये तो इन्होंने वर्ड ही यूज़ कर दिया था। पाण का मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प देना, बच्चों को एक हेल्प देना जिसके वजह से वो अपने काम को कर पाए। जो चीज़ें वो जानते हैं और जो चीज़ें वो नहीं जानते हैं, उन दोनों के बीच के अंदर को हम ZPD बोलते हैं। और ZPD का जो एरिया होता है, जो दायरा होता है, उसमें बच्चों को स्कैफोल्डिंग प्रदान की जाती है ताकि जो वो जानते हैं और जो वो नहीं जानते, उन दोनों के बीच की सीढ़ी होती है स्कैफोल्डिंग। ठीक, तो आवश्यकता के अनुसार पाठ प्रदान करना, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करने की बात लेव वाइगोत्स्की बिल्कुल ही नहीं करते। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और टीचर wants to design the teaching learning process in her classroom on Lev Vygotsky's social constructivism principle. Which of the following should be avoided? उसको क्या अवॉइड करना चाहिए? तो उसको अवॉइड करना चाहिए यूज़ ऑफ फॉर्मल स्टैंडर्ड टेस्ट टू एसेस लर्निंग को अवॉइड करना चाहिए। स्टैंडर्ड टेस्ट की बात जो है वो नहीं करते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट की बात जो है लेव वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। और यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये सब क्वेश्चन आप देख रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन पहले नहीं आ रहे थे इतने ज़्यादा, लेकिन अब क्वेश्चन इनको बहुत सारे बनाने हैं, इसलिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और ये अच्छी बात भी है। और आपके पास सबसे बड़ा चांस ये है कि आपको 1380 मतलब समझ लीजिए 1400 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं। तो आपको मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर चांस कहीं और मिल सकता है और इतने सिस्टमेटिक तरीके से। तो लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने के लिए उपयुक्त बताया है? लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने के लिए उपयुक्त बताया है? तो लेव वाइगोत्स्की से ये दूसरा क्वेश्चन है। सहकर्मी सहयोगिता, सांस्कृतिक उपकरण का हस्तक्षेप, रटकर याद करने पर बल और गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो पहली बात तो ये है कि रटकर याद करना, इसको आपको हटा देना है। और सांस्कृतिक उपकरणों का अहस्तक्षेप नहीं है, वो हस्तक्षेप है। ठीक है, उन्होंने कल्चरल टूल को यूज़ करने की बात की गई है, ऐसा नहीं है कि उसको निकाल देने की बात की है, तो ये भी नहीं होगा इन्होंने। और उसके बाद गैर संदर्भित पाठ्यक्रम की वो जो पढ़ रहे हैं वो उनके संदर्भ में ही ना हो, तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा? सहकर्मी सहयोगिता। तो यहाँ पे सहकर्मी सहयोगिता होगा। एक बार इसके इंग्लिश वर्जन को देखना पड़ेगा। स्टूडेंट की लर्निंग को बढ़ाने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड टू लेव वाइगोत्स्की इन हिज थियोरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में कौन सा थियोरी को मतलब उन्होंने दिया है? तो पीयर कोलैबोरेशन को इन्होंने दिया है, पीयर कोलैबोरेशन को दिया है। कल्चरल टूल को इन्होंने यूज़ करने की बात की गई, इंटरफेयर करने की बात की है, ना कि नॉन इंटरफेरेंस। तो इसकी बात नहीं किया है उन्होंने, कल्चरल टूल को यूज़ करने की बात किया है। और रूट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल ही नहीं कहा इन्होंने। और डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, इसकी भी बात उन्होंने नहीं किया। पीयर कोलैबोरेशन मतलब कि सहकर्मी सहयोग की उन्होंने बात किया है, कोलैबोरेशन की इन्होंने बात किया है। तो पीयर कोलैबोरेशन बिल्कुल ही सही है। आप देख सकते हैं कि कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं थियरी से। और ये सब थियरी इतनी इजी है कि बहुत मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन आते नहीं है। आपको लेव वाइगोत्स्की का ZPD पता है, स्कैफोल्डिंग पता है, 2-4 बातें और इनके बारे में अगर पता है कि कल्चरल टूल क्या क्या है, तो और प्राइवेट स्पीच क्या है, इनर स्पीच क्या है, ये सब बातें अगर आपको पता है तो आप आराम से इसके क्वेश्चन करके लेकर जाएंगे और ये ईजी टॉपिक भी है। और किसी प्रगतिवादी कक्षा में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए? क्या हमेशा कठोर नियंत्रण में रहें और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए? अधिगम केवल, पहली बात तो प्रगतिवादी कक्षा है। ठीक, प्रगतिवादी मतलब प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, तो आपको कठोर नियंत्रण तो बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि प्रगतिवादी जो कक्षा होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि लचीली होती है। तो सिर्फ अध्यापक को निर्देश देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अध्यापक जो है वो सुविधादाता के रूप में होता है, ना कि निर्देश देने वाले के रूप में होता है। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, तो बिल्कुल ही नहीं। अधिगम प्रगतिवादी शिक्षा के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपने आसपास परिवेश से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, तो अधिगम केवल कक्षा में नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा।
और अगला अगर हम देखें कि कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लेकर आते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला अगर हम देखें कि विद्यार्थी केवल ड्रिल और केवल वर्ड, तो मैं अपने आप में इतना गलत है कि वो बहुत नैरो बना देता है क्वेश्चन आंसर को, तो वो एकदम ही गलत है। तो ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थक रूप से बच्चे सीखते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ड्रिल का मतलब है कि किसी चीज़ को बार बार करना, प्रैक्टिस करना। ड्रिल और अभ्यास का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को बार बार करते जाना, मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करना या प्रैक्टिस करना। तो सिर्फ ड्रिल और प्रैक्टिस से ही आप सीखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। प्रगतिवादी क्लासरूम मतलब प्रगतिवादी कक्षा के अकॉर्डिंग, प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अकॉर्डिंग, कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लेकर आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं, इसका एक बार इंग्लिश वर्जन देख लें। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या बिलीव किया जाता है? तो क्या बिलीव किया जाता है कि लर्नर्स जो होते हैं वो ब्रिंग और रिच वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस विथ देम इन द क्लासरूम, अपने साथ एक बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित भी किया है? बुद्धि जो है वो एकल इकाई है। बुद्धि क्या है? वो एक एकल इकाई है। बुद्धि जो है वो क्या है? वो किस विचारक ने इस बात को नकारा है? नकारा है तो आपको समझ में आ ही गया है कि बुद्धि एक एकल इकाई है और पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। स्वतंत्र बुद्धि का मतलब कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जीन पियाजे बुद्धि के बारे में बात करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। लेव वाइगोत्स्की भी नहीं करते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? लॉरेंज कोहल। मतलब क्वेश्चन ही ऐसा दिया है कि आपको आंसर अपने आप ही आ जा रहा है कि इसमें जीन पियाजे ने बात ही नहीं किया, लेव वाइगोत्स्की ने बात ही नहीं किया, हार्वर्ड और लॉरेंज कोहलबर्ग ने बात ही नहीं किया। इन्होंने बात किसने किया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। इन्होंने फंसाने की भी कोशिश नहीं किया है कि एटलीस्ट थॉर्नडाइक का बुद्धि का देते, मतलब बुद्धि का जितना भी सिद्धांत था उसको ऑप्शन में एटलीस्ट रखते, वो तो लोग थोड़ा सा फंस सकते थे इसमें। लेकिन इन्होंने ऑप्शन ही ऐसे बनाया कि आंसर ही आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी किसकी है? तो हार्वर्ड गार्डनर की है। इसमें बहुत कुछ है नहीं समझने लायक। इसको अगला है कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। तो यह किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में, आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इन्होंने सिलेबस में ही शामिल किया है। जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर की जो बात है उन्होंने सिलेबस में शामिल की हुई है। इसलिए आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे देखने के लिए जरूर मिलते हैं और ये आपके कॉमन सेंस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है और एक हलवा क्वेश्चन होता है। तो खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया क्या थी? रोहन कह रहा है कि मुझे खिलौने पसंद नहीं है, यह खिलौना जो है पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, क्योंकि लड़के जो है वो गुड़िया से नहीं खेलते हैं। तो ये क्या बता रहा है? उसको जेंडर के भेदभाव को बता रहा है? नहीं। प्रासंगिकता को बता रहा है? नहीं। ये जेंडर की रूढ़िवादिता सोच को बता रहा है। ये क्या बता रहा है? जेंडर के क्या बता रहा है? ये जेंडर की रूढ़िवादिता सोच को बता रहा है। जेंडर स्टीरियोटाइप को बता रहा है कि मतलब उसके दिमाग में इतनी रूढ़िवादिता भर गई है कि मुझे मतलब लड़कों का खिलौना ये होता है, लड़कियों का खिलौना ये होता है, इस तरीके की बातें उसके दिमाग में भर गई है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब कि जेंडर रूढ़िवादिता की सोच को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या होगा? वो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन सही होगा। रोहन को जो है वो एक टॉय या फिर एक डॉल दिया जा रहा है खेलने के लिए, लेकिन वो बोलता है कि मैं इस डॉल से नहीं खेलूंगा। ठीक है, यहाँ पे डॉल दिया जा रहा है, गुड़िया दिया जा रहा है और कह रहा है कि मैं इस गुड़िया से नहीं खेलूंगा क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। गुड़िया आई डोंट लाइक दिस टॉय बिकॉज बॉयज़ डोंट प्ले विद डॉल्स। मतलब मैं इस टॉय को पसंद नहीं करता क्योंकि लड़के जो है वो गुड़िया से नहीं खेलते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? जेंडर स्टीरियोटाइप का। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने के लिए एकदम तैयार रहना है और ऐसे क्वेश्चन आपको एकदम फ्री के नंबर दिला सकते हैं।
अगला है कि एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हैं और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देते हैं, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा? इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार कि एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देते हैं और यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हैं और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता भी देते हैं, तो यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो ये योगात्मक तो है नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है, मतलब पूरे 1 महीने के दौरान बहुत सारे निबंध लिखवाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये प्रोसेस है, ना कि समेटिव नहीं है, ये योगात्मक नहीं है कि मतलब बस रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है कि निबंध लिखवा के। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। और ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी नहीं है कि उन्होंने एक मतलब फॉर्मेट दे दिया निबंध लिखने का और आपको ऐसा ही निबंध लिखेंगे तभी वो बेस्ट निबंध होगा, नहीं तो वो होगा नहीं। तो ऐसा भी इन्होंने बात नहीं किया है। और अगला ऑप्शन अगर हम देखें तो मानकीकृत भी नहीं है, मानक संदर्भित नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये रचनात्मक है, फॉर्मेटिव की बात कर रहा है, फॉर्मेटिव है ये। इस प्रकार का जो मूल्यांकन होता है जो समय समय पे होता रहता है और इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, वो अधिगम के लिए मतलब अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लैग, जहाँ पे बच्चे लैग कर रहे हैं, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम है, उसको देखा जाए और उसको ठीक करने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रचनात्मक मूल्यांकन होगा। यहाँ पे क्या होगा? बच्चों को निबंध लिखने के लिए दिया जा रहा है और उसको समय समय पे चेक भी किया जा रहा है, तो वो क्या होगा? वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए, ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को स्वीकार करना चाहिए, भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद भाषा के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। एक लक्ष्यांक भाषा जैसे कि अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुभाषी कक्षा है तो मातृभाषा को निरुत्साहित करना एकदम ही गलत ऑप्शन है ये। ज़्यादातर वो विद्यार्थियों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना, को स्वीकार करना तो ठीक है, को ही स्वीकार करना ये भी गलत है। भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। और विद्यार्थियों को उनकी भाषा के इस्तेमाल की अनुमति भी देनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को अलग अलग भाषाओं के बारे में जागरूकता देनी चाहिए, उन्हें अवेयर कराया जाना चाहिए और उन विद्यार्थियों की पसंद के अनुसार भाषा के इस्तेमाल की मतलब क्लास में अनुमति या सुविधा देनी चाहिए। तो यही मल्टीलिंग्विस्टिक क्लासरूम यही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और एक अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं के उपयोग की उपेक्षा करनी चाहिए, ये तो एकदम ही गलत है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रिएट मतलब मल्टीलिंग्विज्म क्लासरूम में क्या होता है कि क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड अलाउ देयर यूज एज पर स्टूडेंट्स प्रेफरेंस। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, हाँ एक टॉपिक आपको इसको इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित करना चाहिए। केवल वर्ड गया, तो आपको ऐसे सॉल्व करने का तरीका भी सीखना है एग्जाम में कि क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना कैसे है वहाँ पे। पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। अधिगमकर्ताओं के समालोचनात्मक मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग पर विकास करना चाहिए, बिल्कुल सही। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन अगर हम काट दें तो हमें आंसर मिल जाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी कहीं पर ही नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ये भी ठीक है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए और अन्वेषण आधारित खोज भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? जो डी होगा। 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फिफ्टीन का आंसर बड़ा अजीब है। फर्स्ट कहाँ से होगा? फर्स्ट तो कहीं से नहीं होगा, तो हमारा डी भी कहाँ से हो पाएगा?
एक बार इंग्लिश वाले ऑप्शन को देखते हैं। इन्होंने इंग्लिश और हिंदी के ऑप्शंस में वेरिएशन भी किया है। तो आप क्वेश्चन को देखते वक्त अगर आपको ना समझ में आए, जैसे कि मुझे प्रॉब्लम हो गई कि ऑप्शन में फर्स्ट क्यों दिया गया है, तो इस तरीके से आप इंग्लिश वाले ऑप्शन को देखिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एजुकेशन मस्ट फोकस्ड ओनली ऑन प्री डिटरमाइंड कंटेंट, बिल्कुल भी नहीं, ओनली ऑन नहीं है ये, ओनली ऑन तो बिल्कुल ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सही है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स, ये भी सही है। और अगला क्या है कि बी इंक्वायरी ड्रिवन एंड डिस्कवरी ओरिएंटेड, ये भी सही है। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 सही है। इंग्लिश वाले में सही ऑप्शन दिया गया है और हिंदी वाले में सही ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला तो होगा ही नहीं, तो इसलिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ होगा। तो हमने आज के वीडियो में 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और आने वाली वीडियो में अब हम 15 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा ये क्वेश्चन पेपर जो है वो, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हों तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं वैसा वीडियो बना सकती हूँ। नहीं तो मैं 92 वीडियोस तो CDP के करने ही वाली हूँ, और अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो डेफिनेटली मैं और इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाऊँगी। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। आज के सिर्फ इतना ही।